हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। जो है हमारा एक फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ये फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का। तो मैंने आपको अपनी जो पिछली वीडियो थी, इस वीडियो का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस सब्जेक्ट का, उसमें मैंने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में सारी इंट्रोडक्शन दी थी कि जैसे कि कंक्रीट के हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, कंक्रीट के टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ बताया था मैंने इसमें आपको। जैसे कि इसका फॉर्म वर्क कैसे, कि ये लगता कैसे है, और क्या क्या बताया था मैंने इसमें आपको। इसकी वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताया था, वर्केबिलिटी के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में बताया था, एडमिक्सचर्स के बारे में बताया था, स्पेशल कंक्रीट बताए थे, कंक्रीटिंग ऑपरेशंस बताए थे। और एक क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो थी एनडीटीज, जो क्या होते हैं हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसके बारे में था। तो आज जो हम इसमें शुरू कर रहे हैं वो है कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट में भी हम क्या शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंक्रीट। तो ये हमारा इसका अभी फर्स्ट चैप्टर है आपके डिप्लोमा की बुक का। जो आप कोई भी बुक डिप्लोमा की पढ़ते होंगे आपके सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है, वो है इंट्रोडक्शन टू कंक्रीट। तो इसमें आप देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी कि कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट, अभी अगर मैं आपको इसको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, तो कंक्रीट आप सबने देखा होगा कि जब भी कोई घर कंस्ट्रक्ट होता है तो हमारा एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में एक मिक्स बनता है। प्रॉपर प्रोपोर्शन में क्या बनता है हमारा, एक मिक्स। उस मिक्स को हम बोलते हैं कंक्रीट। लेकिन अब आप कहेंगे कि मिक्स तो बहुत सारे बनते हैं साइड पे, कौन से मिक्स को हम स्पेशली कंक्रीट कहेंगे। जैसे कि अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में कहें, जैसे मसाला होता है जो जो हमारा, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, जो हमारा मसाला बनता है साइड के ऊपर, उस चीज को हम बोलते हैं कंक्रीट। लेकिन अब मसाले हमारे दो बनते हैं, एक में तो क्या क्या आता है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। अब कई होंगे जिन्हें सैंड और एग्रीगेट नहीं पता होगा। सैंड होता है हमारा रेता और एग्रीगेट होती है हमारी बजरी। ठीक है, तो जो तो ये मिलके बनेगा वो होगा कंक्रीट। पर साइड पे एक चीज और बनती है, ये तो हो गया नंबर वन। नंबर टू क्या बनता है, मोटार, जिसको हम गारा भी बोलते हैं। वो किस किस से बनता है, सीमेंट प्लस सैंड, जो हमारे किस में चुनाई चुनाई के काम में यूज होते हैं। जैसे कि ये हमारी ब्रिक की एक लेयर हो गई, फिर इसके ऊपर हमने मोटार लगाया थोड़ा सा, फिर हमने इसके ऊपर एक ब्रिक और लगा दी, ये ब्रिक और इसके बीच में ये क्या आ गया हमारा, मोटार। तो मोटार का यहाँ काम आता है। कंक्रीट को आपको थोड़ा थोड़ा सा कंक्रीट पता लग गया कि कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट में हमारा क्या है, एक इसकी एक प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन है कंक्रीट की। वो है कि कंक्रीट इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। अब आप कहेंगे कि मैंने इसमें सिर्फ एग्रीगेट्स ही क्यों लिखा है, एग्रीगेट्स तो सिर्फ ये है मेरे इस इक्वेशन के हिसाब से या इस फॉर्मूला के हिसाब से। नहीं, इसमें जो एग्रीगेट्स आते हैं वो ब्रैकेट में आते हैं कोर्स प्लस फाइन। अब कोर्स एग्रीगेट कौन सी होती है, बजरी। फाइन एग्रीगेट होती है हमारी सैंड, जो रेत होती है। प्लस, या इसमें कॉमा लगा लीजिए एंड की जगह, एंड वाटर इन अ करेक्ट प्रपोर्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट। ठीक है, तो वो क्या बनता है हमारा, एक कंक्रीट जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट से मिलकर बनेगा। ठीक है जी, ये समझ गए आप। तो इसमें जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट हमारा किस किस से बनता है, सीमेंट से, सैंड से और एग्रीगेट से। और ये कहाँ कहाँ काम आता है हमारा, कंक्रीटिंग किस किस में काम आती है, फाउंडेशंस में, फिर कंस्ट्रक्शन के काम में, और किस में काम आती है, स्लैब्स में, कॉलम, बीम्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। ये बीसी का मतलब है इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स। ठीक है जी। तो हमें इतना तो पता लग गया, आपने कहा कि चलो ये जितनी बात इसने बताई है हमें ये चीज़ समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि कंक्रीट आपने बता तो दिया कि ये है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अंधाधुंध पाई जाएंगे, हमने एक ये पा दिया 4, सैंड के पा दिए 10, एग्रीगेट के पा दिए, नहीं ऐसे नहीं है। हम ऐसे नहीं पा सकते ना, इसकी एक प्रॉपर मिक्स बनता है। मिक्स इन द सेंस इसकी एक रेशो आती है। आप सबने सुना होगा कि 4:8:16, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, इस प्रॉपर नहीं है तो इसमें आपने सुना होगा 4:8:16 का एक मिक्स बना दो। इसमें 4:8:16 क्या होता है? 4 क्या है इसमें? सीमेंट। 8 क्या है? सैंड। और 16 क्या है इसमें? एग्रीगेट। अब जो इस सीमेंट सैंड एग्रीगेट की रेशो है, ये रेशो आती है बाय वेट। या तो ये रेशो आएगी बाय वेट या ये रेशो आएगी बाय वॉल्यूम। ये मैं अभी आपको बताऊंगा बाय वेट और बाय वॉल्यूम क्या होता है। फिर हम इसमें देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स। ठीक है जी। पर जो ये इंग्रेडिएंट्स, इनकी भी एक इसमें प्रोपोर्शन है। सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स, और क्या रह गया इसमें? एक चीज और रह रही है। क्या रह रही है? वो रह रही है हमारी वाटर। और जो इसमें एग्रीगेट्स है, मैं इसकी एक प्रोपोर्शन इकट्ठी लिखूंगा इन दोनों की मिला के, मतलब सैंड और एग्रीगेट्स की। मीन्स फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट की जो मिला के परसेंटेज है वो कितनी है? सीमेंट रहता है हमारा 7 से 15%, सैंड और एग्रीगेट मीन्स मिलाकर रहते हैं ये 60 से 80%। और इसमें वाटर कितना रह सकता है? कोई गेस कर सकता है इसको? आप सबने देखा होगा मिक्स बनते हुए, वो रहता है 14 से 21% तक। आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सिर्फ एग्रीगेट है। फिर उसके बाद क्या आता है? वाटर। सबसे कम क्या है? सीमेंट। लेकिन सीमेंट का बहुत अहम काम है इसमें। अहम इन द सेंस मेन काम है। बिना सीमेंट के क्या काम आएंगे? आप एग्रीगेट में भी पानी डालिए, जो आपने एग्रीगेट देखे होंगे, बजरी होती है जो हमारी, बजरी के अंदर आप पानी डाली जाओ, सैंड के अंदर पानी डाली जाओ, कुछ नहीं होगा, पानी ड्रेन ऑफ हो जाएगा उसमें सारा। पर जैसे ही हम उसमें सीमेंट डालते हैं तो वो क्या बनता है? एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट। और कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है जी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। फिर मैंने आपको इसमें रेशियो बता दी कि हम रेशियो को कैसे पढ़ते हैं। और इसमें जो मैंने आपको रेशियो में दो चीजें बताई थी, बाय वेट और बाय वॉल्यूम। यही रेशियो है। मीन्स इसको या तो हम बाय वेट मेजर करते हैं या हम बाय वॉल्यूम। अब वेट का मतलब क्या होता है और बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सिर्फ मान लिया कि ये जो है ये चौक की डब्बी है। चौक की डब्बी में आपको चौक दिख रहे होंगे। पर अगर यही मैं इस चौक की डब्बी में, एक ये चौक की डब्बी है और एक ये है, एक ये चौक की डब्बी है और एक ये है, ये एक इंक की डब्बी है, मार्कर इंक की। अब आपको पता है जो इसके अंदर मार्कर इंक होगी वो किस में होगी? लिक्विड की फॉर्म में। और ये किस में है? सॉलिड की फॉर्म में, है ना। पर जब हम इसको मेजर करते हैं चॉक्स को, वैसे तो यानी कि हम बाई वेट लेके आते हैं, नहीं। और जो लिक्विड की डब्बी है ये कैसे है? इसमें बाई वेट मेजर करते हैं हम इसको कि बाय वॉल्यूम? आपने जब भी इसमें देखा होगा, जस्ट मिनट, इसका फोकस को क्या हो रहा है? हो गया। तो आपने इसमें देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई भी लिक्विड चीज आती है उसके पीछे ml लिखा होता है, मतलब मिलीलीटर्स। वो किस में? बाय वॉल्यूम। पर जो सॉरी, मैंने कुछ और बताना था पर बता दिया कुछ और। बाय वेट में क्या होता है कि हम जो हमारे प्रोपोर्शन है हम उसको वेट्स के साथ मेजर करते हैं। जैसे कि ये चौक की डब्बी मैंने भी आपको बताई। चौक की डब्बी को अगर यही मैं चौक की डब्बी किसी और को कहूँ कि तुम 1 किलो चौक ले आओ, मार्केट से वो ले आएगा। यही अगर मैं उसे कहूँ कि तुम एक मुट्ठी चौक की ले आओ, अब मेरे हाथ का साइज कुछ और होगा और जो दूसरा बंदा है उसके हाथ के साइज का कुछ और होगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि दोनों के हाथों के साइज फर्क होगा, लेकिन उसके हिसाब से वो एक मुट्ठी ये है पर मेरे हिसाब से एक मुट्ठी में ये है। तो दोनों के वॉल्यूम में फर्क पड़ गया। और वेट से क्या हो गया? जब मैंने उसको कहा कि तुम 1 किलो चौक लेकर आओ, अब मुझे पता है 1 किलो कितने आएंगे, उसको भी पता है 1 किलो कितने आएंगे, दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? बाय वेट
मेजर करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए। बाय वॉल्यूम बहुत कम होता है, पर होता है। बाय वॉल्यूम होता है हमारा साइट के ऊपर यूज। जैसे आपने देखा होगा कि जब ठेकेदार घर बना रहा होता है तो वो क्या करते हैं, 1 कट्टा सीमेंट का आ जाता है, 2 कट्टे सैंड के आ जाते हैं और 3 कट्टे एग्रीगेट के आ जाते हैं। पर या फिर 1 तसला सीमेंट का, 2 तसले सैंड के, 3 तसले एग्रीगेट के, ऐसे करके वो मिक्स बनाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें एरर के चांसेस बहुत रहते हैं कि हाँ जी, एरर उसमें ऐसे ऐसे करके है। अब हम आगे इसमें थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे, जो है टाइप्स ऑफ कंक्रीट। आप कहेंगे कि अभी तो बस हमने कंक्रीट के बारे में समझा ही है, इन्होंने टाइप्स भी हमें बता दिए कि टाइप्स क्या होते हैं। नहीं, हमारे लिए टाइप्स को जानना जरूरी है। जब तक हमें उसके टाइप्स नहीं पता होगी, हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में ना। टाइप्स ऑफ कंक्रीट। सबसे पहला आता है इसमें हमारा सीसी, दूसरा आता है आरसीसी, तीसरा आता है इसमें प्रीस्ट्रेस्ड, चौथा आता है इसमें एलसी। ये एलसी मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट फॉर्म बनाई, फिर इसकी फुल फॉर्म अभी आपको बताता हूँ क्या होती है। तो जो सीसी होता है, सीसी मैंने अभी आपको समझाया है कि क्या होता है। सोचिए आप क्या होगा जो ये लिखा हुआ है, कंक्रीट। सिंपल, जो हमारा सिंपल कंक्रीट होगा उसको हम बोलेंगे सीसी, मतलब सीमेंट कंक्रीट। ठीक है जी। फिर दूसरा आता है हमारा आरसीसी। इसमें सीसी का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट। पर आर आपके लिए एक नया शब्द है। आर क्या होता है हमारा, रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स्ड बोले तो सरिया, जो हमारा सरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्स्ड। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो होगा उसे हम बोलते हैं हम आरसीसी। आरसीसी आप सबने कहाँ देखी होगी, जब आप स्लैब बनते हुए देखते हैं। जैसे कि ये स्लैब की मैं आपको अगर बीम की ड्राइंग बनाकर दिखाऊं, ये बीम है, ये नीचे आपने देख लिया कि एक बीम ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, और एक सरिया है ये जा रहा है, बाकी बीच में ऐसे है ना जी। ऐसे बनती है बीम की ड्राइंग। नहीं, ये स्लैब की बना दी मैंने, सॉरी। बीम की बनती है दूसरे तरीके से। ये हमारी बीम की ड्राइंग होगी, ठीक है। ये बीम की ड्राइंग। अब ये जो है, ये हमारा क्या है, ये रेनफोर्स्ड, और ये बीच का खाली हिस्सा ये क्या है, सीसी, मतलब सीमेंट कंक्रीट। तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, आरसीसी। आरसीसी आप सबने देखा है, जब भी छत कास्ट होती है हमारी, छत डलती है या छत डलती है, तो छत डलती है क्या होता है कि सबसे नीचे सरिया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या जाता है, सीमेंट। तो वो क्या बनाते हैं, आरसीसी। फिर एक इसमें ये नया शब्द है, ये भी नया है, ये भी नया है। इसमें सीसी का मतलब आप सबको पता है क्या होता है। पी का मतलब है इसमें प्री स्ट्रेस्ड। प्री स्ट्रेस्ड। अब प्री स्ट्रेस्ड का मतलब समझिए अब क्या होता है। प्री का मतलब, इसमें आपको जो दो चीजें परेशान करेंगे, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। इन दोनों का मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है। पहले प्री और पोस्ट का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ऐसे ही एक आती है कास्ट इन सिटू। कास्ट इन सिटू आप सबने बीसी में पढ़ी होगी कि क्या होती है, कास्ट इन सिटू। कास्ट इन सिटू का मतलब क्या होता है, जो हमारी साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है उसे हम बोलते हैं कास्ट इन सिटू। कास्ट इन सिटू का एग्जांपल क्या है, हमारा स्लैब। जो स्लैब है वो हमारी साइट के ऊपर बनती है, ऐसे ही। और इसमें अगर हम प्री पोस्ट देखें तो प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। हमें, चलो जी, आप कहेंगे हमें ये अक्षर तो पता लग गया पहले थी। अब स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस आप सबने पढ़ा होगा एसएम में, कि वो क्या होता है, लोड अपॉन में एरिया, स्ट्रेस, है ना। पर हम उसमें नहीं जा रहे भी। स्ट्रेस क्या होता है, जब भी किसी चीज पर दबाव जाएगा उस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेस। देखिए, अब जैसे कि मेरा मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऐसे दबा रहा हूँ और दबा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इसमें एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। स्ट्रेस, इसमें एक दबाव बन रहा है। ये देखिए, ये मेरे हाथ पर निशान बन गया ना एक गोल बीच में, शायद आप देख पाए। तो ये क्या है, स्ट्रेस के कारण बना है। तो अब ऐसे ही क्या होता है, जब हमारे कंक्रीट और आरसीसी के ऊपर लोड आता है तो वो क्या करता है, वैसे करके बेंड करता है। बेंड करेगा
बेंड करेगा तो क्या होगा, जैसे कि यही है, मान लीजिए कि जस्ट अ मिनट, हाँ ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। मान लिया कि ये हमारी एक वायर है, वायर को हमने स्टील मान लिया। अब स्टील के ऊपर क्या हो रहा है, लोड आ रहा है तो ये कैसे ऐसे बेंड होगा नीचे, देख रहे हैं आप, जितने हिस्से से लोड आया तो ये बेंड हो गया। अब ऐसे अगर मैं सेंटर में लोड लगाऊंगा तो और बेंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं प्री स्ट्रेस के अंदर, प्री स्ट्रेस में हम पहले ही, जो साइट के ऊपर नहीं होता है फैक्ट्रीज में होता है, इसमें क्या होता है हम पहले ही हमारे कंक्रीट के क्यूब्स बनाएंगे। कंक्रीट के क्यूब्स बना के हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर हमारा कंक्रीट का एक क्यूब बना दिया और इसके बीच में ना हम ऐसे होल कर देंगे। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, टेंडन वायर्स। टेंडन वायर्स क्या होती हैं, एक तरह से लोहे की तारें होती हैं, लेकिन वो वो नहीं होता, रेनफोर्स नहीं होता, दूसरी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं ऐसे करके ना, खींचेंगे और खींचेंगे। तो खींचने से क्या होता है कि उसके अंदर उसकी टेंसाइल फोर्सेस पहले ही जनरेट हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जितनी कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस आने वो पहले ही इंड्यूस हो जाएंगी सारी। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेसेस पहले इंड्यूस होंगी हमारे लिए उतना अच्छा है कि कंक्रीट बाद में उतना अच्छा ही रिजल्ट देगा। नहीं तो क्या होता है कि अब हमारा लोड आएगा तो कंक्रीट फिर बिहेव करेगा, स्टील बेंड होगा, ये सब काम बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार चांसेस होते हैं कि, चांसेस मीन्स इन द सेंस कि चांसेस क्या होते हैं कि हमारा स्टील कई बार बीच में से अपने आप टूट जाता है, हमें पता नहीं लगता कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। एट द टाइम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद क्या होता है, स्टील टूटना शुरू हो जाता है लोड के बाद। पर प्री स्ट्रेस में क्या होता है कि हमने इसके अंदर पहले से ही सारी स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड कर दी। तो उससे हमें एक फायदा मिलता है कि जो हमारा स्टील होता है वो पहले उतनी स्ट्रेस झेल चुका होता है, वो उतने खिंच चुका होता है। अब वो उतने तक तो झेल लेगा, चाहे 10 साल बाद है चाहे 15 साल, अब उतने पर टूटेगा तो नहीं। जब उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा आएगी तब चांसेस होते हैं कि वो टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया हमारा पीसीसी। पीसीसी क्या हो गया, प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी क्या हो गया, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीसी हो गया सीमेंट कंक्रीट। फिर हमारा लास्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कंक्रीट में, लाइम कंक्रीट। एलसी, एलसी मैंने अपनी तरफ से लिखा है, वैसे इसका जो नाम है वो है लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट आप सबने सुना होगा, चूना, चूने को हम बोलते हैं लाइम। तो जो कंक्रीट के अंदर हम लाइम का यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं लाइम कंक्रीट। जैसे कि इसकी एक डेफिनेशन आती है, इट इज द कंक्रीट विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम विद फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स एंड वाटर। हाइड्रोलिक लाइम मतलब चूना। चूने को जब हम मिक्स करेंगे किसके साथ, सैंड और एग्रीगेट के साथ, सिर्फ इसमें हम सीमेंट का यूज नहीं करेंगे हमें, क्योंकि उसमें क्या है, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं उसमें लाइम का यूज। होपिंग कि अभी आपको 3 टॉपिक से समझ आ गए कौन कौन से। सबसे पहला हमारा था कंक्रीट क्या होता है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स, तीसरा कंक्रीट के टाइप्स। कंक्रीट में हमने क्या पढ़ा, वो क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, किस किस का, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। और दूसरा हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या पढ़ा, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट की प्रोपोर्शन क्या है, सैंड की, एग्रीगेट की प्रोपोर्शन क्या है, वाटर की प्रोपोर्शन क्या है। सीमेंट की प्रोपोर्शन हमने पढ़ी क्या होती है, 17 से कितनी होती है हमारी प्रोपोर्शन, 17 से 15%। वाटर की होती है 14 से 21%। और एग्रीगेट की प्रोपोर्शन होती है हमारी 60 से 80%। फिर हमने देखा इसमें कंक्रीट कितने टाइप्स के होते हैं। हमने सबसे पहला पढ़ा पीसीसी। पीसीसी होता है प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट, और सीसी होता है सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी क्या होता है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। फोर्थ हमने पढ़ा लाइम कंक्रीट के बारे में। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जस्ट मैं पहले इसको प्लेस कर दूं। तो देखिए अभी हमारा अगला टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की। हमारे कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, सबसे पहला क्या आता है कि कंक्रीट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। अब आप लोगों को कंप्रेशन टेंशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। कंप्रेशन क्या होता है, जब भी हम किसी चीज पे फोर्सेस लगाते हैं अंदर की तरफ और उससे क्या होता है, उसकी लेंथ कम होती है और उसकी विड्थ बढ़ती है, उस चीज को हम बोलते हैं कंप्रेशन।
और टेंशन क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को खींचेंगे उसकी वजह से क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी और उसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज होगी, उस चीज को हम बोलते हैं टेंशन। तो यार सीधा सा एग्जांपल है एक, अब मैं इस रबड़ को दबा रहा हूँ इसको मैं, क्या हो रहा है, दब रही है, तो ये क्या है, इसमें कंप्रेसिव फोर्स। अब जैसे मैंने आपको वो तार खींच के दिखाई थी, वो तार खींच रही थी, तो वो क्या है, उसकी टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो जो कंक्रीट होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है। दूसरा, वो फायर रेजिस्टेंस होता है, सबसे बड़ी बात क्या है, वो फायर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट। फिर गुड, इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल इन द सेंस कि उसके अंदर जो है पानी नहीं पास हो सकता। कैसे, अब यही मान लिया हमारे कंक्रीट का क्यूब है, पानी आएगा कंक्रीट के अंदर, पानी कब जाएगा, जब हमने कंक्रीट के कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं करी। कॉम्पैक्शन मतलब उसको दबाना, उसके अंदर उसकी हमने वाइब्रेशन अच्छे से नहीं करी, उसको डेंस नहीं करा हमने, तो वो क्या होता है हमारा कि उसके अंदर वॉइड्स रहते हैं, वॉइड्स के कारण क्या होता है, उसके अंदर पानी चला जाता है। फिर हमारा ड्यूरेबल है काफ़ी, ड्यूरेबल मतलब हर एक मौसम की मार को झेल सकता है। फिर फिर क्या आएगा इसमें, बहुत हैवी है वेट में, पर हैवी होने के कारण क्या है, वो हैवी होने के कारण हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है, ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ये बजट फ्रेंडली है। सेवेंथ, इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, कैन बी शेप इन एनी मोल्ड। ठीक है जी, इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको ये बता दिया कि हैवी इन वेट है, और हैवी वेट होने के कारण क्या है, हम इसे डैम्स भी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये डैम बनेगा, मान लिया कि ये हमारा डैम है, यहाँ पर ऐसे करके ना, अब इसके पीछे क्या है, यहाँ पानी खड़ा होगा बहुत सारा, पानी से क्या होगा, इस पर फोर्सेस लगेंगी, अब फोर्सेस भी तो झेलनी चाहिए ना इसे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डैम को जो है कंक्रीट का बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने वेट के कारण, अपने इतना भारी होने के कारण वो लोड को सह सके। जो मैंने भी आपको बताया, हैवी वेट होने के कारण वो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। दूसरा, कंक्रीट को हम अवेलेबल लोकल मटेरियल से बना सकते हैं, कैन बी मेड फ्रॉम लोकल। नाइन्थ, इसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, वो क्या है, हमारा स्टील के कॉफिशिएंट से मैच करता है। बस आप इतना याद रख लीजिए, इसकी वैल्यू अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब कि जो कंक्रीट है हमारा, वो गर्मियों में थोड़ा सा फैलता है, बिल्कुल थोड़ा सा, हमें दिखता नहीं है उतना, तभी हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स देते हैं। फिर इसकी कुछ, ये तो होगी इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, फिर आती है इसे कुछ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज, मतलब जो हमें चाहिए ही नहीं। डिजायरेबल, अनडिजायरेबल में कौन कौन सी आती है हमारी, कि कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज होती है। श्रिंकेज कैसे, कंक्रीट सुंगड़ता है, जैसे कि हमारी जब भी स्लैब कास्ट होती है, स्लैब कास्ट होती है, आप सबने देखी होगी कि 28 दिन बाद क्या होता है, उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। ये ऊपर से मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ उसका, कि मान लिया हमारी स्लैब 28 दिन बाद है, ऐसे बीच में थोड़े थोड़े से आपको क्रैक्स दिखेंगे, और ये भी नहीं कि हल्के हल्के से, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स भी नहीं होते, मीडियम साइज के क्रैक्स होते हैं, आप सबको वो दिखते हैं, तो उसमें क्या आता है, वो श्रिंकेज आती है। फिर अगर उसमें उसको अच्छे से हमने क्यूरिंग नहीं करी, कॉम्पैक्शन नहीं करी उसको अच्छे से प्लेस नहीं करा, तो उसकी स्ट्रेंथ में भी फर्क पड़ता है। पहला क्या आ गया, श्रिंकेज, दूसरा गुड केयर या सुपरविजन। ठीक है जी। फिर थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि ये क्या है, ये जो है गुड मेल, कंक्रीट जो होता है हमारा हैवी हो सकता है स्टील से। क्यों, क्योंकि कंक्रीट जो है लोड सह सकता है। फिर ये तो हो गया हमारे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में।
अब हमारे पास इसमें आते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। अच्छा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ने से पहले आप सबने सीमेंट को तो देखा है कि सीमेंट कैसा होता है, ग्रेइश कलर का होता है थोड़ा सा। तो वो ग्रेइश कलर का होने के कारण उसके हमारे पास कुछ ग्रेड्स आते हैं सीमेंट के। पहले मैं आपको सीमेंट के ग्रेड्स बताता हूँ, फिर मैं आपको कंक्रीट के बताऊंगा। 33, 43 और 53, ये तो हो गए किसके, सीमेंट के। सीमेंट के ग्रेड कितने हो गए हमारे पास कुल मिलाकर? 3। कौन कौन से? 33, 43 और 53। 33 का मतलब क्या हुआ कि 28 डेज, मीन्स कि 28 डेज के बाद जो सीमेंट की स्ट्रेंथ आई वो आएगी 33। 43 का मतलब हो गया इसकी 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है स्ट्रेंथ, या मेगा पास्कल, मेगा पास्कल लगा लीजिए। 43 मेगा पास्कल, 53 33, ऐसे करके इनकी स्ट्रेंथ है। फिर हमारे पास आता है इसमें कंक्रीट के ग्रेड्स। कंक्रीट के ग्रेड्स की हम डिनोशन करते हैं कैसे? M15, M20, M5। मैं आपको अभी बताता हूँ ये M5 M20 क्या किस चिड़िया का नाम है। देखिए ग्रेड्स, ग्रेड्स में हमारे पास दो चीजें आती है। M20 लगा लो, मान M30 सॉरी, कोई भी लिख लीजिए, यहाँ पर M30 लिख लिया मान लो। दो चीजें आपको दिख रही है, एक इसमें ये अल्फाबेट दिख रहा है और एक ये नंबर दिख रहा है। नंबर तो हम एक लेके चलेंगे और इसको अलग लेके चलेंगे। इसमें M का मतलब होता है मिक्स डिजाइन, और 30 का मतलब क्या होता है इसकी करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक compressive strength after 28 days of curing in Newton per mm square, also having also in 150 mm cube, 150 mm square cube आता है कि 150 mm क्यूब ही आएगा। ठीक है, देखिए अभी आप कहेंगे दो चीजें इतनी भारी भारी से लिखी, कुछ समझ तो आ नहीं रहा हमारे कि ये क्या है। तो देखिए जो M है मतलब मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन का मतलब क्या होता है, मैंने भी आपको रेशियो बताई थी। तो ये मैंने आपको मिक्स डिजाइन बताया था कि M का मतलब क्या होता है मिक्स। मिक्स का मतलब क्या होता है इसकी रेशियो, कि इसकी रेशियो क्या है कि ये किस बिहाफ पे बनेगा। वैसे तो है नहीं ना कि हम ऐसे अंधाधुंध पाई जाएंगे 1:3:6, फिर आप कहेंगे कि 30 की जगह यहाँ तो 5 आ गई हमारी, क्या फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? 25 का फर्क पड़ेगा पूरा। तो ऐसे ही क्या है इसका मिक्स, पहले इसकी पूरी एक रेशियो बनती है। रेशियो बनने के बाद क्या होता है कि हमने हमारा कंक्रीट बना लिया एक रेशियो में। मान लिया कि हमने यही रेशियो बना ली 4:8:16 मान लिया, सिर्फ एक कि अब ये नहीं पता कि कौन से ग्रेड की है। ठीक है, हमने ऐसे बनाई साइड के ऊपर, तो हमने क्या करा इसको प्लेस करा अच्छे से। फिर हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास कंक्रीट के क्यूब्स आते हैं। ये मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है आपका, ये आपके साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट भी कवर हो जाएगा इसमें। वो क्या होता है 150 mm का क्यूब होता है, 150 लेंथ, 150 वेट और 150 ही हाइट। ठीक है, 150 बाय 150 बाय 150 का क्यूब होता है। हम क्या करते हैं उस क्यूब के अंदर हमारे कंक्रीट को प्लेस करते हैं। कैसे? ये क्यूब है, हमने यहाँ कंक्रीट बना रखा है अपना, कंक्रीट को हम इसमें प्लेस करेंगे। कैसे? सबसे पहले एक लेयर में, ये एक लेयर आ गई। ठीक है जी, ये एक लेयर आई। फिर हमने क्या करा इसको ऐसे करके कॉम्पैक्ट करा, किससे? टैंपिंग रॉड से। ये ऐसे करके ना हमने इसको टैंपिंग रॉड से दबाया, ताकि क्या है इसके अंदर की हवा खत्म हो जाए। फिर 25 बार ब्लोस देने के बाद फिर हमने क्या करा, ऐसे करके इसकी दूसरी लेयर भरी यहाँ तक की, मतलब ऊपर से थोड़ी सी नीचे। फिर हमने इसको दबाया 25 बार, फिर ये दोनों तब की। फिर हमने क्या करा इसको पूरा ऊपर तक भर दिया अच्छे से। फिर इसको कॉम्पैक्ट करा। फिर हमने देखा कि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन गई। फिर हमने क्या करा इसके ऊपर अच्छे से फिनिशिंग कर दी। फिनिशिंग करने के बाद क्या करा, ये हमने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। सूखने के लिए छोड़ दिया। अच्छा हाँ, इसमें ना हम एक पॉइंट और करते हैं। पहले क्यूब के अंदर ना हम इसको ऑयलिंग करेंगे अच्छे से, ताकि क्या है कंक्रीट इसके साथ चिपके ना, ताकि जब हम इसको अनस्क्रू करें अच्छे से हो जाए और कंक्रीट टूटे ना। ठीक है जी,
तो हमने क्या करा, इसकी फिनिशिंग करी, इसको सूखने दिया एक डेढ़ दिन तक। एक डेढ़ दिन तक सूखने देने के बाद हमने इसको अनस्क्रू करा। अनस्क्रू करके हमने जो क्यूब आया हमारा, अब ऐसे तो है नहीं कि हम क्यूब को अभी यूज़ कर लेंगे, हम क्या करेंगे उसको एक पानी के टब के अंदर रख देंगे। कितने दिन के लिए? 28 दिन के लिए। हमने क्यूब रख दिया, पानी है, और कंक्रीट अपने आप पानी एब्जॉर्ब करेगा। उसकी क्यूरिंग होगी, मतलब तराई तराई होगी उसकी। तो क्यूरिंग होने के बाद क्या होगा, उसकी एक स्ट्रेंथ आएगी। तो वो जो स्ट्रेंथ आएगी चाहे जितनी मर्जी आए, हमने देखा कि जो उसकी स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है 28। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो उसका ग्रेड क्या बन जाएगा हमारा, M28। M मतलब मिक्स, 28 मतलब उसकी स्ट्रेंथ। और इसमें एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो है कि हम इसमें कभी भी इसके एक ब्लॉक को चेक नहीं करते, इसके हम कम से कम 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, और फिर तीनों की जो एवरेज आएगी उसको हम लेंगे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मान लिया कि एक की आई 25, एक की 27 और एक की आई 28, तो इसकी एवरेज क्या निकलेगी, 27.5 के आसपास कुछ आएगी शायद। तो वो देख लिया हमने, मान लिया कि इसकी 28 ही आ गई, तो 28 के आगे इसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऐसे ही इसके हमारे पास कुल मिलाकर कितने ग्रेड्स हैं हमारे पास जो इसमें ग्रेड्स होते हैं वो होते हैं लगभग लगभग M10 से लेकर M80 तक, हर एक 5-5 के गैप पे। जैसे कि ये जो मैं आपको ग्रेड्स बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ एज पर IS 456-2000। ये आपके कोड में भी दे रखे हैं, जो आपका RCC का कोड है उसमें M10 से लेकर M80 तक। अब इसमें जो इनकी भी ग्रेड्स की कुछ डिवीजन है। पहला M10 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, सोचिए, पहले 4 या पहले 3 ले लो। M10 से लेकर M20 तक। आप कहेंगे 2 है तो 3 कहाँ से, इसके बीच में एक M15 भी आएगा। मतलब आपके जो ग्रेड्स हैं सारे 5-5 पे वेरी करते हैं, जैसे M10, M15, M20, M25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे करके। ठीक है जी। M10 से लेकर M20 तक है कौन सा, वो तो है ऑर्डिनरी कंक्रीट, मतलब जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं। दूसरा M25 से लेकर, सोचिए अब 3 तो इसमें आ गए, इसमें कितने आएंगे उसके डबल या ट्रिपल, M25 से लेकर M55 तक। फिर लास्ट में लिख दीजिए M60 से लेकर M80 तक। ठीक है जी। तो ये वाला तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट, और ये वाला हो गया हार्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट। हार्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है जी। तो ये 3 ग्रेड हो गए, या इसको हार्ड लिख लो या इसको हाई लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। क्यों, आप खुद ही देखो ना, 60-80 कितनी बड़ी बात होगी, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितना लोड सहेजेगा तो अपने ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेड्स। ये कितने पे समझ गया आपको, 5-5 के डिफरेंस पे है। M10 से लेकर M80 तक, M10, M15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे करके। फिर हमारे पास आते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट में क्या क्या आएगा, कुछ एक तो इसकी प्रॉपर्टीज ही आ जाएंगी। क्या, कि ये इकोनॉमिकल है, इसको हम लोकली अवेलेबल मटेरियल से बना सकते हैं। फिर क्या आएगा इसमें, इसमें फिर ये आ सकता है कि इसकी अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये जल्दी टूटता नहीं, मीन्स इट डजंट डिके इजीली। फिर ये हमारे स्ट्रक्चर की जो सर्विसेबिलिटी की लाइफ है वो बढ़ाता है। फिर क्या आ सकता है इसमें, ये हमारे हर मौसम की मार को झेल सकता है, मतलब ये क्या है, ड्यूरेबल है। हमें पता लग गया कि ये ड्यूरेबल है जी। और क्या आएगा इसमें, ये इसको हम इजीली पंप कर सकते हैं। पंप कैसे, आपने आरएमसी प्लांट देखे होंगे। आरएमसी प्लांट कैसे, कि आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी साइट की कंस्ट्रक्शन होती है, ऐसे करके ना एक ट्रक आता है, यहाँ से ऐसे करके ना होपर्स होपर्स आते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें सीमेंट चल रहा होता है। फिर क्या होता है, वो हम उसको ऐसे करके साइड पे प्लेस करते हैं, तो वो क्या होता है, आरएमसी प्लांट से आए होते हैं। ठीक है, वो आता है इसमें। फिर क्या आता है कि इसकी लॉन्ग लाइफ है, इसकी अच्छी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसके बाद ये अच्छी आर्किटेक्चरल अपीयरेंस देता है। और क्या करता है, ये लोड्स, ये तकरीबन तकरीबन हर एक लोड को सह सकता है। कौन कौन से, डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड,
विंड लोड, और कौन सा रह गया? डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड। नाम बता रहे, डेड कौन सा, जो स्ट्रक्चर का अपना, लाइव जो हमारा घूमती चीजों का लोड होता है, अर्थक्वेक क्या, भूकंप का लोड, विंड क्या, हवा का लोड, एस क्या हो गया, स्नो का लोड। ठीक है जी, ये हो गया एडवांटेज। अच्छा, अब क्या होता है कि हर एक बंदा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज है इस दुनिया में, उसे कोई ना कोई खामियां जरूर होंगी। तो अभी क्या, हमें इसकी खामियां पढ़ने की भी जरूरत है। वो क्या क्या है इसकी खामियां, देखते हैं। कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। आप सबने देखा होगा कि सब कहते हैं कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं कि उसके अंदर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ना हो। कंक्रीट के अंदर भी होती है, लेकिन कंक्रीट के अंदर जो है 80%, 80 to 90% जो है वो क्या है, 80 to 90% जो है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और जो बचे 10 से 15% वो कौन कौन से, टेंसाइल, शियर, टॉर्शनल, बाकी स्ट्रेंथ है। तो हम क्या करते हैं, मेन कंप्रेसिव को लेके चलते हैं। फिर जो फ्रेश कंक्रीट होता है वो बहुत जल्दी श्रिंक होता है, इसकी लो डक्टिलिटी होती है। दूसरा कि इसमें क्रैक्स बड़ी जल्दी आते हैं, ऐसे करके। फिर हमारे पास इसमें एक आता है, ये आपके सिलेबस में मुझे याद नहीं है कि ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, यूजेस ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। कि जो कंक्रीट है वो हमारा दूसरे बिल्डिंग मटेरियल्स के हिसाब से क्यों अच्छा है। वो कैसे है, पहला तो कि कंक्रीट जो है बहुत जल्दी खराब नहीं होता, नॉट डिके इजीली। दूसरा क्या हो सकता है, कंक्रीट जो है बनाना इकोनॉमिकल है हमारे लिए, इकोनॉमिकल। तीसरा, तीसरा क्या आ सकता है इसमें पॉइंट, तीसरा आ सकता है कि हम इसको डीपीसी में यूज कर सकते हैं। पर डीपीसी इन द सेंस डैम प्रूफ कोर्स। आप सबने देखा होगा कि जब भी हम दीवार बना रहे होते हैं फाउंडेशन से ऊपर, ये फाउंडेशन है हमारी, फाउंडेशन से ऊपर जब भी दीवार शुरू होती है यहाँ हम एक सीमेंट की लेयर देते हैं, फिर उसके ऊपर दीवार शुरू करते हैं, फिर जब फ्लोर खत्म होता है फिर एक देते हैं, फिर ऊपर ऐसे करके चलते हैं। क्यों? इस लेयर का नाम है डीपीसी। ये क्या करता है, पानी को ऊपर आने से रोकता है। क्यों? क्योंकि पानी का जो है कैपिलरी एक्शन है खुद का, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर आता जाएगा आता जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, इसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ मैं आपको डीपीसी का बता रहा था ना, कि अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें इसकी जगह स्टील को यूज कर देंगे। अब लोहा है, लोहे पे तो जंग लग के खराब हो जाएगा। ईंटों को हम वैसे ही नहीं लगा सकते, ईंटें पानी को सोख सकती हैं। सैंड को लगाएंगे, सैंड का कोई फायदा ही नहीं, वो भी पानी को जान देगी। तो इसलिए हमने क्या करा, कंक्रीट को लगाया। कंक्रीट का क्या करता है, वो इम्परमिएबल है। जैसे मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टी बताई थी पहली, वो क्या है, इम्परमिएबल। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, हम फाउंडेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब फाउंडेशन क्या होती है, नींव हमारे घर की। फाउंडेशन बनाएंगे, अब क्या, जो घर का सारा लोड है वो कहाँ जा रहा है, फाउंडेशन पे ही जा रहा है ना। फाउंडेशन को तो हमें बहुत तगड़ी बनानी है, तभी तो क्या होगा कि लोड नीचे ट्रांसफर होगा, नहीं तो क्या होगा, ये यहीं से चलो जी, जय हरी, यहीं से टूट जाएगी ना। तो हमें इस चीज़ को भी रोकना है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी भी हम और मटेरियल को नहीं यूज कर सकते। हाँ, आने वाले टाइम में अगर कुछ रिसर्च हुई तो कंक्रीट की जगह हो सकता है वो लोग कंक्रीट से भी अच्छा कोई मटेरियल ढूंढ दें, जिसमें वो क्या हो, वो और थोड़ा इकोनॉमिकल हो, उसकी और अच्छी स्ट्रेंथ आए। पर अभी तक तो यही है कि फाउंडेशन में कंक्रीट जाता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट क्या है, सारे लोड को सह सकता है अपने ऊपर। सो आज के लिए इतना ही। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिटी का वो खत्म होता है। तो इसमें से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि कंक्रीट क्या होता है। जो हमने इसमें जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स पढ़ा है वो कौन कौन से हैं, कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन, फिर उसके ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, वो सब। उम्मीद है कि आपको इतना समझ आया होगा। बाकी मैं एक बार आपका सिलेबस चेक करता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट, यूजेस ऑफ कंक्रीट, बस 2 टॉपिक है। बाकी मैंने आपको और भी बता दिए हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि हमें पता होने चाहिए, आने वाले चैप्टर्स में आपके बहुत काम आएंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।